अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप फीवर 2020 में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन एजाज़। नाजरीन, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का सफ़र तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इवेंट पाकिस्तान की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस और लास्ट जो साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ उसमें इंडिया की हार के बाद इट्स प्रीटी मच एविडेंट कि पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं जाने वाला। पाकिस्तान के शुरू से ही ख़राब परफॉर्मेंस की क्या वजूहात रहीं, आगे चलकर जो हमारी दूसरी सीरीज़ आने वाली हैं उनके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और इस वर्ल्ड कप का सद्देबाब किस तरीके से होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मायना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नबील ताहिर साहब। नबील भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का मुझे। नबील भाई, इख्तिसार के साथ ज़रा बयान कर दीजिए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही आपने भी बात मुझसे एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में की थी कि मसाइल टीम के साथ हैं। वो मसाइल क्या थे जो टीम के साथ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया तक ट्रैवल किए और जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ गया? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी थी जिनको मद्देनज़र ज़ाहिर सी बात है टीम ने मैनेजमेंट ने भी रखा हुआ होगा और सबके उनके भी उसमें था इल्म में कि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं और बहुत लंबे पहले सीरीज़ खेलते हुए आ रहे हैं उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। और ज़ाहिर सी बात है एक प्लेयर को अगर अपनी कोई मिस्टेक्स या उसकी जो फ्लॉज हैं वो उसको अगर ओवरकम करना है तो उसको उसके साथ रेस्ट भी चाहिए एंड देन ही विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट। तो उसके लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए, जो टाइम इनके पास टीम के पास बहुत ही लिमिटेड था। दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स थे जो इंजर्ड भी हुए और फिर उनकी रिकवरी प्रोसेस भी चल रहा था। उस दौरान जिनका रिकवरी प्रोसेस हो रहा था वो भी फुली तरीके से रिकवर होकर वापस नहीं आए, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत थी और हम उनके बगैर अगर जाते तो शायद हमारा इससे ज़्यादा और बुरा भी हाल हो सकता था। लेकिन हमने ये देखा कि जो प्लेयर्स पहले परफॉर्म कर रहे थे वो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सके। अगर आप को याद हो तो जो 2021 का वर्ल्ड कप था उसमें यही हाल इंडिया का था। हाँ, इंडिया भी इसी तरीके से जो नॉकआउट राउंड्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। एशिया कप में भी हुआ, एशिया कप में भी तो इसी तरीके से अब हमारे साथ हो रही है। उसकी अगर किसी एक चीज़ को अगर आप ब्लेम करें तो वो तो गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक कलेक्टिव जो है प्रोसेस होता है कि अब आपको सारे प्लेयर्स ने मिल के जो एक टीम परफॉर्मेंस दी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने ये देखा है कि थ्रू आउट हमारा जितना भी वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए हैं हमारे, उसमें हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो किस तरीके से क्लैप्स कर रहा था। मैं टॉप ऑर्डर पे ही आपसे मेरा अगला सवाल था। आपकी बात सही कि अगर जीत सबकी तो डेफिनेटली हार भी पूरी टीम की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब बात किए चले जा रहे हैं जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है कि रिजवान एंड बाबर, उनका डिफेंसिव अप्रोच, शुरू के 6 ओवर को फुल यूटिलाइज़ ना करना और वैसे भी गेम को इस तरह लेके जाना कि हमें आस्किंग रेट चेस करते हुए 12-13 आराम से पड़ जाता है। फिर आपकी वो अप्रोच है ही नहीं कि आप 180-190 स्कोर करना चाह रहे हो। इस डिफेंसिव अप्रोच पे क्या ओपनिंग पेयर तब्दील कर देना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि पिछले 1 साल पहले तक यही वो पेयर था जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन पेयर कहा जा रहा था? देखिए, बुरा टाइम तो सब पे आता है, तो इस वक्त बाबर का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। जो कल भी उसके साथ हुआ वो बैड लक थी उसकी। रन आउट हो गया, जबकि कर सकता था वो कुछ अच्छा परफॉर्म कल वाले मैच में और ये लोग रन रेट भी अपना बेहतर कर सकते थे। अगर वो विकेट ना गिरती तो ये दोनों स्टे करके थोड़ा सा तेज ले सकते। लेकिन उसमें आप ये देखें नबील भाई, रिजवान टिका हुआ है, अच्छा खेल रहा है, मगर वो 10 ओवर में गेम फिनिश नहीं करना चाह रहा। ये क्या बात? ये रिजवान का एक थोड़ा सा बहुत सा लोगों ने सवाल उठाया भी है कि रिजवान ऑब्वियसली स्टे तो करता है विकेट पे और रन्स भी कर रहा होता है, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखें उसका तो वो स्ट्राइक रेट आजकल की T20 के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है बिल्कुल। जो उसका 125-126 ऐसे चल रहा होता है वो होना चाहिए 140-150, तब जाके आप जो है एक अच्छा स्कोर आप अभी वो नंबर 1 रैंक बैटर है हालांकि। बिल्कुल, तो इसी में अब उसके अलावा आप अगर कल वाले मैच में फ़खर को ट्राई किया उन्होंने, जो पहले ट्राई करते तो शायद वो पिछले मैचेस में हमारी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो डिफीट हुई है वो नहीं होती अगर ट्राई किया जा सकता। तो रिस्क थोड़े से लेने अब लेट लिए उन्होंने, लेकिन ये है कि नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी शुक्र है विक्ट्री हमें मिल गई, वरना तो ये भी थोड़ा सा लग रहा था जब विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं। 10 विकेट्स और 8 विकेट्स। अच्छा नबील भाई, वर्ल्ड कप तो तकरीबन तमाम हो ही चुका है, लेकिन आगे आपकी बड़ी सीरीज़ आने वाली है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ उसमें से एक लंबा टूर होने वाला है उसका। हम उस टूर को डोमिनेट करें और हम उसके अंदर एक ऐसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पुटअप करें, क्योंकि इसके बाद भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स आपके आगे आने वाले हैं, वर्ल्ड कप है आपका और दीगर टूर्नामेंट्स।
अभी से स्ट्रेटजी क्या बननी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अगले 2-3 साल के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा उसके बाद जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है सारे मैचेस में, उसको एनालाइज करते हुए ही वो आगे की करेंगे। ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप ओडीआई का भी आ रहा है, ओडीआई के प्लेयर्स हमारे अलग प्लेयर्स हैं जो ऑब्वियसली अभी प्रैक्टिस में भी हैं, कैल्म ट्रॉफी भी खेल रहे हैं कुछ, और तो वो कुछ हैं प्लेयर्स जो शायद हमारे ओडीआई में जो है हमारे अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब जो अपकमिंग सीरीज़ के लिए अगर आप पूछ रहे हो ना, तो यार मैं अगर अभी आपको बोलूँ कि यार ये चीज़ें, क्योंकि अभी तो जो हमने बात कर चुके हैं अभी, वो मेन पॉइंट्स हैं उनके, जो वीक पॉइंट्स हैं जो अभी जिनके ऊपर पाकिस्तान टीम को काम करना चाहिए, सही वही चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली पोस्ट वर्ल्ड कप ये लोग काम करेंगे। लेकिन उन चीज़ आइडेंटिफाई करके कि प्लेयर को, मैं ये कहूँगा अभी हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स हैं। अगर हम अभी, मैं आपको टॉप द हेड नहीं बता सकता, टॉप द माइंड क्या कौन कौन से नाम, लेकिन उन प्लेयर्स को भी ट्राई करना चाहिए इन डिफरेंट मैचेस कि जो हमारे मैचेस हमें लगता है कि यार अच्छा अगर हम 1-2 मैचेस जीत रहे हैं, दूसरे मैचेस, तो उनमें हम लोग प्लेयर्स को ट्राई करें, और जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिप्लेस करें, बजाय इसके कि उनको दोबारा रिपीटेडली चांस देना रिपीटेड। तो वो आपकी सिलेक्शन वाली बात पे एक सवाल याद आया कि पाकिस्तान की डिफीट पे जितने भी हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, तज्ज़िया निगार हैं, वो तमाम शोज़ पे बैठ के अचानक से एकदम से उन्हें याद आया कि चीफ़ सेलेक्टर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, रमीज़ राजा साहब को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। इन तमाम बातों के पीछे कोई कंक्रीट रीज़न्स नज़र आते हैं कि मतलब ये सब चेंज कर दो तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? क्या ये कोई सलूशन है? देखें, मेरे हिसाब से अगर सिलेक्शन के ऊपर देखा जाए तो सिलेक्शन अभी वर्ल्ड कप में कहूँगा कुछ था, लेकिन जो पिछले जो हमारे टूर्नामेंट्स गुजरे हैं उसके अंदर हमारी टीम अच्छी बिल्डअप थी, अच्छी जेल हुई हुई थी, और ये वही टीम है जो अभी यहाँ पे खेल रही है। लेकिन अभी अब वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ऑब्वियसली हर टूर्नामेंट की एक आपका माइंडसेट से जाते हो, एक अलग अप्रोच होती है आपकी, तो वो वर्ल्ड कप में इनकी नहीं सक्सेसफुल हो पा रही। तो अब उस नए जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जो सीरीज़ हो रही हैं, उस हिसाब से जो टीम की फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो प्लेयर आपको लगता है कि इस टीम के ख़िलाफ़ अच्छा खेला है या इस टीम ये वाले एरिया में उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको सेलेक्ट करके उनको चांस देना चाहिए। सिलेक्शन की तो बात होगी नबील भाई, कोचिंग स्टाफ का क्या करें? आपके मुश्ताक साहब, यूसुफ साहब, शॉन टेट, मैथ्यू एडन, बड़े नाम शामिल थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये बात की है कि मुश्ताक साहब की और यूसुफ साहब की अप्रोच प्रैक्टिकल से ज़्यादा बड़ी सुपरफिशियल और लफाजियत वाली होती चली जा रही है। इवन बाबर आजम भी बस लफ्ज़ी है वो किया चला जा रहा है। उस पर क्या करें? लाइक कोचिंग स्टाफ के अंदर कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? आप मुझे बताएं किसको आप रिप्लेस करेंगे और किसको लेकर आएंगे? बिल्कुल, मुझे भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि जो भी ये बात कर रहे हैं किस वजह से कह रहे हैं कि मुश्ताक साहब को या मैथ्यू एडन को रिप्लेस कर देना चाहिए, यूसुफ साहब को रिप्लेस कर दें। मतलब क्या हमारे पास फिर ऑल्टरनेट क्या है? हमारी कन्वर्सेशन हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि हमें टीम की हर चीज़ को चेंज कर देना चाहिए, कैप्टन से लेके मिडल टॉप ऑर्डर मिडल, तो वो तो ये क्रिटिसिज्म तो होता ही है। आप जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी, अब वो एक आमिर ने ट्वीट किया, उसकी वजह से लोग जो हैं वो बोलने लगे कि हाँ यार ये इनकी सिलेक्शन, रमीज़ राजा को भी चेंज होना चाहिए, उसको भी, सेलेक्टर को भी चेंज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कुछ हैं, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया था कि प्लेयर्स हैं हमारे पास ऐसे जिनको चांस देना चाहिए, और अगर चीफ सेलेक्टर ने कुछ सिलेक्शंस गलत की थी जिनको जो सब ने डिस्कस भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अब जो अपकमिंग है ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर, एक टीम प्लेयर को नहीं सीखना चाहिए, चीफ सेलेक्टर भी सीख रहा है कि सिलेक्शंस किस तरीके से हैं, बाकी टीमों ने किस तरीके से क्या फॉर्मेशंस लेकर आए वो वर्ल्ड कप में, हम क्या लेके गए, उन सबको कंसिडर करते हुए अब आगे वाले टूर्नामेंट्स में ऑब्वियसली उनको सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन चेंज कर देना इसका मतलब ये है कि एक नया सिलेक्टर आएगा, वो अपना नया माइंडसेट लेकर आएगा, वो नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा, और फिर वो अपनी, क्योंकि जाहिर सी बात है नया सिलेक्टर आता है उसने अपनी कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस दिखानी होती है, उसके लिए वो अपने हिसाब से चेंजेस करेगा। बिल्कुल, ये नहीं कंसिडर करेगा कि यार वो पिछले वाले ने ये सिलेक्ट किए थे तो मैं ज़रा इनको एडजस्ट करके, तो वो आई थिंक ये वाला जो हमारा सेटअप है, पिछले हमारे जो बोर्ड की कमेटी होती थी, आई थिंक इट्स अ बेटर सेटअप, बिल्कुल उससे काफ़ी बेहतर है। लास्ट एक बड़ा अहम सवाल, पब्लिक मुसलसल एक सवाल पूछे चली जा रही है, एक चीज़ का मशवरा दिए चले जा रही है, सरफराज अहमद का क्या कोई क्रिकेटिंग करियर बाकी है? क्या टीम में उसको किसी भी तरीके से डेवलप किया जा सकता है? बिकॉज रिजवान की मौजूदगी में वो किसी नए विकेट कीपर को साथ रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा बन सकता है कि सरफराज टीम में आ सके, उसको कहीं पर रखा जा सके? अभी
बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर सरफराज की, क्योंकि सरफराज ने बीच में कोशिश भी की कि वो सिर्फ बैट्समैन मतलब सिर्फ बैटिंग पे ही अपना फोकस करे, विकेट कीपिंग पे ना करे, लेकिन विकेट कीपिंग क्योंकि उसने शुरू से की है और ही इज़ गुड एट इट। तो लेकिन अब आप फिर रिजवान को कंपेयर करते हैं उससे, तो रिजवान की परफॉर्मेंस नो डाउट सरफराज से तो बेहतर ही है, ठीक है, तो आप उसको रिजवान से तो रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी फिलहाल बात ये कर रहे हैं कि सरफराज को एज अ कप्तान लेकर आया जाए T20 का। यार कप्तान, यार अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यार सरफराज ने मैं कितना टाइम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला है, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर सब कुछ चीज़ें कंसिडर तो होती है ना। अब बाबर आजम वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन भी रह चुका है, कैप्टन भी एक दौर में बड़ा अच्छा रह चुका है और वही दौर को सरफराज के भी दौर को याद कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि अभी सरफराज दोबारा से परफॉर्म करेगा वही वाली परफॉर्मेंस को लेके, जबकि एक परफॉर्मिंग कैप्टन नहीं परफॉर्म कर पाया अभी किसी वजह की वजह से। तो ये टीम, ये तो सब चीज़ें एक एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को और सेलेक्टर्स को भी, और फिर उसके बाद, और इसमें बुराई कोई भी नहीं कि अगर बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाबर आजम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आगे टीम की बेहतरी के लिए अगर कोई इनको लगता है कि यार इससे अच्छा कोई कैप्टन लीड कर सकता है। मगर ये तब जब बहुत फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद लगे कि हाँ अब तो कोई चारा ही नहीं है, हाँ, और हमें बाबर का, क्योंकि उससे पहले ये तो आप समझ लेना बहुत बात की बात है, उससे पहले की जितनी जो एक इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है पहले तो वो है, उसके बाद आप एक कैप्टन को अच्छी टीम दोगे तो वो लीड भी अच्छी करेगा। ट्रू दैट। नबील भाई बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त हमने लिया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस हम लोगों को प्रोवाइड किया। दिस इज़ इट गाइस, हार जीत इस वक्त जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। पाकिस्तान टीम को, क्रिकेट टीम को आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, एंड एज अ फ़ैन आपकी ज़िम्मेदारी अब ज़्यादा है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की। थैंक यू।